पूरे हिंदुस्तान का जिस चुनाव का इंतजार था, अब से ठीक 21 घंटे के बाद उसी नंदीग्राम में पहला वोट पड़ेगा। नंदीग्राम का संग्राम है। नंदीग्राम में मिनी पाकिस्तान आया, बेगम बंगाल आई। नंदीग्राम में कटमनी आया, नंदीग्राम में करप्शन आया, नंदीग्राम में अधिकारी परिवार आया, नंदीग्राम में न घर का न घाट का आया। नंदीग्राम में इस तरह के न जाने कितने चुनावी जुमले सुनाई दिए हैं, लेकिन अब नंदीग्राम की लड़ाई गोत्र पर आ गई है। और वो कैसे आ गई है, इस पर हम डिबेट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन नंदीग्राम का संग्राम ममता के लिए और शुभेंदु अधिकारी के लिए किस तरह खास है, और नंदीग्राम के संग्राम से ठीक पहले ममता बनर्जी 20 दिन के बाद कैसे अपनी व्हील चेयर से उठ खड़ी हुई, इसे भी लेकर के हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं राशिद। तस्वीरों के जरिए खबर की पूरी तासीर सबसे पहले समझे आप। जैसा मैंने कहा, 21 घंटे के बाद नंदीग्राम में पहला वोट पड़ेगा। अब नंदीग्राम के बीच में गोत्र भी आया, गद्दार भी आया, मीर जाफर जैसे शब्द भी आए, बेगम बंगाल भी आई, मिनी पाकिस्तान का इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन सवाल एक ही है, नंदीग्राम में किसका खेला होबे और किसका खेला शेष? क्योंकि नंदीग्राम में चंडी पाठ भी हुआ, कलमा भी पढ़ा गया, मंदिर मंदिर शुभेंदु अधिकारी गए, पर्सनल अटैक भी किया गया, रथ पर सवार अमित शाह नजर आए और व्हील चेयर पर दीदी थी। दीदी जो अपने आप को कहती हैं फाइटर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ में शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। पूरे पश्चिमी मेदिनीपुर में, जिनमें हल्दिया का इलाका आता है, जिसमें नंदीग्राम का इलाका आता है, अधिकारी परिवार का प्रभाव है। हिंदू कहां पर जाएगा, मुसलमान कहां पर जाएगा, इसे लेकर के सभी को इंतजार है। और हां, जैसा कि मैंने बताया आपसे कि ये गोत्र की लड़ाई है। गोत्र जिसे लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में यह कहा कि मैं एक बार त्रिपुरा गई थी, त्रिपुरेश्वर मंदिर के पुरोहित ने मुझसे मेरा गोत्र पूछा, मैंने कहा कि मेरा गोत्र है मां माटी मानुष। नंदीग्राम में किसी ने मेरा गोत्र पूछा, मैंने कहा मां माटी मानुष, लेकिन असली गोत्र तो मेरा शांडिल्य है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। अब ममता बनर्जी अपने आप को ममता बंदोपाध्याय बताना चाहती हैं, क्योंकि ममता को यह पता है कि 70% हिंदू वोट नंदीग्राम में हैं, जो किसी की भी किस्मत का फैसला करेंगे। अब अगली जो बहस की तस्वीर है और जो बहस का सवाल है वो देखें आप। नंदीग्राम का युद्ध विशेष है, खेला हो गया खेला शेष। ठंडा ठंडा कूल कूल, ये कहना है तृणमूल कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी का। लेकिन हाँ, टीएमसी के लिए ये दांव कितना कारगर साबित होगा, ये बड़ा सवाल है। नंदीग्राम में ममता जीतेंगी या शुभेंदु अधिकारी? क्या नंदीग्राम के चुनाव में धर्मकार्ड चलेगा, क्या शांडिल्य कार्ड चलेगा? नंदीग्राम चुनाव में मिनी पाकिस्तान किसके काम आएगा? व्हीलचेयर से दीदी को सहानुभूति वोट मिलेंगे या फिर नहीं? क्या नंदीग्राम में फंस करके रह गई है ममता बनर्जी? क्योंकि नंदीग्राम में पिछले 4 दिन से ममता ने डेरा डाला हुआ है। नंदीग्राम में रह करके ममता ये बताना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं कि जमीन से जुड़ी हुई नंदीग्राम की पश्चिम बंगाल की बेटी तो मैं हूं। पहली बड़ी खबर, नंदीग्राम में वोटिंग से पहले बहुत बड़ी खबर, सेंट्रल फोर्स की अतिरिक्त कंपनियां होंगी तैनात। केंद्रीय बलों की 22 कंपनियां तैनात की जाएंगी। नंदीग्राम में वोटिंग से पहले चुनाव आयोग की यह बड़ी तैयारी है, यानी एडिशनल फोर्सेस तैनात की जाएंगी। 22 कंपनियां केंद्रीय बलों की तैनात की जाएंगी, ताकि नंदीग्राम का माहौल कोई खराब ना कर पाए। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से की बिग ब्रेकिंग। 21 घंटे के बाद नंदीग्राम में पड़ेगा पहला वोट। वोटिंग से पहले ममता के गोत्र पर विवाद। ममता बोली, मेरा गोत्र शांडिल। गिरिराज ने किया पलटवार, रोहिंग्या का गोत्र भी शांडिल है क्या? সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মা মাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা শান্ডিল্য, किंतु आमी मने करी आमार गोत्र मामाटी मानुष गोत्र। मैं समझता हूं कि मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं। लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई है। एक व्हील चेयर पर चल के कभी जय श्री राम से चिढ़ती है तो कभी गोत्र बताती है। যদি কারো গায়ে হাত দেয় মারছে, ওটাও ক্যাসেট করে নেবেন। আর একটা প্ল্যান আছে ওদের, কোনো একটা মেয়েকে, নিজেদের দলের মেয়েকে মারবে, ওই বিহার বা উত্তরপ্রদেশের গুন্ডাদের নিয়ে এসছে তো এখানে, ওদের দিয়ে অত্যাচার করবে, করে মারবে, মেরে বাংলার নামে দোষ দিয়ে হিন্দু মুসলমান করে ফেলবে। এগুলো মনে রাখবেন, এগুলো ওদের প্ল্যান। ওই বিদেশ থেকে যেগুলো এসছে, বিদেশ মানে বিহারের গুন্ডাগুলো, রাজস্থানের গুন্ডাগুলো। আমি বিহারি, উত্তরপ্রদেশ যারা এখানে থাকে বাংলার মানুষ, তাদের আমি গুন্ডা বলি না। যারা গুন্ডামি করতে এখানে এসছে
বিজেপির হয়ে মেয়েদের উপর অত্যাচার করতে এসছে, তাদের বিরুদ্ধে বলছি নজর রাখুন, সতর্ক থাকুন। বিজেপির এই নোংরা খেলা খেলতে দেবেন না। দেখেছেন কালকে একজন বয়স্ক ভদ্র An elderly lady, Shobha Majumdar, lost her life. A few weeks ago, we all saw with horror how goons belong to TMC brutally attack her just because her ideology was different. বেগম দাঁড়িয়েছে, একদিকে ঘরের ছেলে, ভাই, বন্ধু, ছোটদের দাদা। কেমন করবেন বলুন? ভোট এসে গেছে একটা। বেগমকে ভোট দিচ্ছেন না কেউ। বেগমকে ভোট দিলে মিনি পাকিস্তান হবে। যে তৃণমূল কংগ্রেস একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে এবং এর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা পশ্চিমবঙ্গে শেষ হয়ে গেছে, এবং এই একটি দলে তার নেত্রী এবং তার যে ভাইপো, এর বাইরে বাকি কারোরই সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, অধিকার নেই, কথা বলার জায়গা নেই, সিদ্ধান্তে নীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। অর্থাৎ বাকি সবাই ল্যাম্পপোস্ট, এবং এই জায়গা থেকে বাংলাকে उद्धार करार लक्ष्य नहीं हमरा नेमेছি। ये सब क्यों कर रहा है? भूल भाल हिंदू का मंत्र गलत तरीके से, चंडी मंत्र, पहली सरस्वती वंदना, सब भूल भाल, राम नाम के ऊपर अपशब्द बोलता है, अशुभ शब्द, ये सब करने का जो हिंदू, वो तो टाइटल बैनर्जी है, ब्राह्मण हिंदू हिंदू करने का, स्तोत्र पाठ करने का, और शाम को चुपी चुपी हिजाब करके पीर का मजा नहीं लिया। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार नंदीग्राम की लड़ाई कौन जीतेगा, लेकिन नंदीग्राम की लड़ाई में अंत में अगर ये गोत्र का विवाद आ गया है, इसके पीछे टीएमसी की रणनीति क्या है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल दिमाग में क्या चल रहा है? क्या ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के रचे हुए चक्रव्यूह में घिर करके रह गई हैं? क्योंकि ममता बनर्जी के ऊपर आरोप हमेशा ये लगता रहा कि अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। क्या इसी से छुटकारा पाने के लिए ममता बनर्जी ने ये गोत्र और शांडिल्य वाला दांव खेला है? हम डिबेट को ओपन कर देते हैं। अनिराज सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संजय चक्रवर्ती, प्रवक्ता टीएमसी, प्रेम कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सुनील चोपड़ा जी, नेता सीपीआई, थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, अजीत मेंडोला, पॉलिटिकल एडिटर, आईटीवी नेटवर्क। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अ वेरी वार्म वेलकम एंड थैंक यू सो मच अपने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए, मेरी टीम के लिए वक्त निकालने के लिए। संजय जी, पहला सवाल आपसे, नंदीग्राम के रण के चंद घंटे पहले आखिरकार ममता बनर्जी को अपना गोत्र क्यों याद आ गया और अपना गोत्र शांडिल्य उन्होंने क्यों बताया और क्यों यह ब्राह्मण काट चला है? क्या ममता बनर्जी एक चक्रव्यूह में फंस गई हैं? उन्हें यह पता है कि तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है तो अपना गोत्र बता करके ही इससे निकल सकते हैं। देखिए, एक बनर्जी जो वर्ड होता है, बनर्जी का मतलब ही ब्राह्मण है, कान्य को जो ब्राह्मण है, इसको बताने की समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बताया है तो उन्होंने कोई देशद्रोही वाला काम नहीं किया। जैसे देशद्रोही बताया जाता है कि जय श्री राम नहीं बोलोगे तो देशद्रोही, ये कहीं को देशद्रोही। मैं एक बात को समझ में नहीं आता हूँ, ये विकास के नाम पे काम नहीं करते, ये छोटी छोटी बात का भी, जैसे मैं गिरिराज जी की एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि रोहिंग्या और घुसपैठी के बारे में बात करें, ये रोहिंग्या घुसपैठी इस देश में आए कैसे? राज्य सरकार की गलती नहीं होती, वो केंद्र सरकार की गलती होती है कि कोई विदेशी आदमी बिना किसी इजाजत के यहाँ बात मेरी बात सुनिए आप। नहीं, मुझे मेरी डिबेट से इधर उधर आप कर ही नहीं सकते। मैं यहाँ पर रोहिंग्या या फिर घुसपैठियों की बात करने के लिए नहीं बैठा हूं। जो गिरिराज सिंह ने, संजय भाई मेरी बात सुनिए, संजय भाई मेरी बात सुनिए, बड़े भाई मेरी बात सुनिए। आप क्या है ना कि अगर कोई रेफरेंस देकर के अपनी बात कहता है, गिरिराज जी ने अगर रेफरेंस देकर के ये पूछा कि क्या रोहिंग्या का गोत्र भी शांडिल्य है, तो मैं रोहिंग्या पे डिबेट नहीं करूंगा, मैं डिबेट करूंगा गोत्र पर। ममता को अगर गोत्र याद आ गया है, ममता को अगर अपना ब्राह्मण कार्ड याद आ गया है, ममता को यह याद आ गया है कि मैं ममता बनर्जी ही नहीं, मैं ममता बंदोपाध्याय हूं, तो मैं पूछूंगा चुनाव के वक्त में ये याद क्यों आया? क्या ये लगने लगा है कि हिंदू नाराज हो जाएंगे? क्या ये लगने लगा है ब्राह्मण वोट कहीं खिसक ना जाए? क्या ये लगने लगा है कि कहीं जय श्री राम के नाम पर जिस तरह से चक्रव्यूह में घिर गई हूं, तो मुझे चक्रव्यूह का द्वार तोड़ने के लिए यह ब्राह्मण कार्ड खेलना पड़ेगा? देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि ब्राह्मण में अगर बनर्जी है तो वो ब्राह्मण है, कान्य के जो ब्राह्मण है, इसके लिए कार्ड खेलने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है।
गोत्र तो बहुत सारे लोग अपने अपने गोत्र बताते रहते हैं। पिछली बार राहुल गांधी जी ने अपना गोत्र बताया था, तो गोत्र बताने से कोई ब्राह्मण कार्ड नहीं हो जाता और ना कोई हिंदू धर्म हो जाता है। देश के बारे में, सबके बारे में बात करिए ना, सबके बारे में बात नहीं करते या हिंदू मुस्लिम ये स्ट्रैटेजी है बीजेपी की। ये हिंदू मुस्लिम कार्ड को लेकर के सामने आते ही आते हैं और इसको फैलाते हैं, क्योंकि विकास के नाम पे ये वोट नहीं मांग सकते। अभी किसानों के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। संजय भाई, किसानों के नाम पे वोट, कलमा पढ़ें आप, कलमा पढ़ें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, चंडी पाठ करें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, सिंह वाहिनी मंदिर जाएं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, शिव मंदिर जाएं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, अपने आप को ममता बंदोपाध्याय बताएं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, अपने आप को शांडिल्य गोत्र वाला बताएं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, और आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं बीजेपी वाले। ये तो बात नहीं हुई, ये बात हजम नहीं हुई। धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसके लिए सबको समान अधिकार है, सबके बारे में बात करना चाहिए। किसी एक चलिए अनिला मैम के पास चलते हैं। अनिला मैम, अब तो आपके नेता शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को बेगम बंगाल तो नहीं बोलेंगे ना? उन्होंने कह दिया कि ब्राह्मण हूं, शांडिल्य मेरा गोत्र है। अब बेगम बंगाल तो नहीं बोलेंगे ना आप लोग? देखिए राशिद जी, आप कहेंगे देखिए किस प्रकार की बातें कर रही हैं अनिला सिंह, पर मैंने ये ऑब्जर्व किया है और कई चुनावों में मैंने ये देखा है कि जब विपक्षी दल के नेता अपनी गोत्र बताने लग जाएं, ये सिद्ध करने लग जाएं कि मुझसे बड़ा हिंदुवाद कोई नहीं कर सकता, या ये करने लग जाएं कि जनेऊ दिखाने लग जाएं और ये बताने लग जाएं कि उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी कितनी पूजा पाठ, जनेऊ वाले अभी तक आ ही नहीं बंगाल में जी, जनेऊ वाले आप समझ के, तो ये बड़ा शुभ संकेत होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हमने वो सिद्ध कर दिया जो हम हमेशा करना चाहते थे। और ये हम लोगों को हमेशा कहते थे कि सांप्रदायिक है, हम सांप्रदायिक नहीं है, हम राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं और सबका विश्वास लेकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे नेताओं को आवश्यकता नहीं है ये बताने के लिए कि हम ब्राह्मण हैं कि ठाकुर हैं कि पिछड़े हैं कि जनजाति के हैं कि दलित हैं। हमें अपनी जो है गोत्र बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि मेरा गोत्र ये है, मैं ये पिछड़े हूं पर मेरा गोत्र ये है, ये आवश्यकता नहीं होती है। आज अगर ममता बनर्जी को ये आवश्यकता पड़ रही है तो सीधी सी बात है, जय श्री राम का नाम सुनते ही, जय श्री राम का नारा सुनते ही जो 10 फुट उछल जाती हैं, बाकियों को 10 फुट जो है कब्र में दफनाने का प्रयास करती हैं, आज उसी का नतीजा है कि उनको बताने की आवश्यकता पड़ रही है कि मैं ब्राह्मण हूं और मेरा गोत्र ये है। और उस पर ये भी कहती हैं कि वैसे तो मेरा गोत्र शांडिल्य है, परंतु मैं कहती हूँ कि मेरा गोत्र माँ माटी मानुष है, जो अपने प्रदेश में माँ की रक्षा नहीं कर पाती है, बलि चढ़ा देती है, वो क्या किसी माँ की हो सकती है? हाँ, माटी की बात करती है। मुझे बताएं पश्चिम बंगाल में कितने उद्योग लग गए हैं, कितने लोग जो है वहाँ पे उन्नति कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे हंगर रेशो क्या है आज बंगाल की माटी का? अनिला मैम इंतजार कीजिएगा, अनिला मैम इंतजार कीजिएगा, बंगाल की माटी का असली आईना मैं दिखाऊंगा आज, टीएमसी वालों को भी दिखाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा बंगाल की माटी का असली आईना क्या है। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी के पास एक बार चलता हूं, एक बार डिबेट ओपन टू ऑल कर देते हैं हम। प्रेम कुमार जी, आप लोगों के मुकाबले मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, अनुभव भी बहुत सीमित है, उम्र में आप सभी के मुकाबले मैं कम हूं। आज तक मैं समझ नहीं पाया अपनी पत्रकारिता जीवन में कि ये कम्युनल क्या होता है, ये सेक्युलर क्या होता है, मैं नहीं समझ पाता। भाई भारतीय जनता पार्टी को यह कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं कम्युनल हैं, राम मंदिर की बात करते हैं कम्युनल हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं कम्युनल हैं, 6 दिसंबर 1992 की बात करते हैं कम्युनल हैं, 5 अगस्त 2020 की बात करते हैं कम्युनल हैं। लेकिन क्या वो सेक्युलर हैं जो जनेऊ की बात करें? क्या वो सेक्युलर हैं जो कलमा पढ़ें? क्या वो सेक्युलर हैं जो शांडिल्य गोत्र बताएं? क्या वो सेक्युलर हैं जो अपने महाजोत के साथ में एक तथा कथित मौलाना को, अब्बास सिद्दीकी जिसका नाम है, उसे लेकर के चले आए? एक बार मेरे ज्ञान चक्षु खोलें, मेरा ज्ञान वर्धन कीजिए प्रेम कुमार जी। कम्युनल कौन होता है और सेक्युलर कौन होता है? अभी तक मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया। देखिए राशिद जी, इस देश की संविधान में साफ साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है कि सभी धर्म के लोगों के प्रति ये तटस्थ भाव रखना, यही सेक्युलरिज्म है। एक सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर किसी एक धर्म की उपासना स्थल की यात्रा करे और बाकी की नहीं करे तो ये सेक्युलरिज्म नहीं है। हाँ, वो दूसरे धर्म के भी उपासना स्थल पर जाए, तमाम धर्मों के प्रति जाए, तो ये धर्मनिरपेक्षता है। अभी अनिला सिंह जी ने कहा
के माना उन्होंने कि प्रेम जी, जो कुरान के साथ में लैपटॉप दे, या फिर प्रेम जी, गोत्र बताना, प्रेम जी, ये राष्ट्रवाद प्रेम जी, है। जो कुरान के साथ में लैपटॉप दे वो सेक्युलर होता है या कम्युनल होता है? देखिए, चुनाव के दौरान तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए कि धर्म के नाम पर वोट मांगा जाए। धर्म के नाम पर वोट मांगना हमारे संविधान के हिसाब से वर्जित है। ये मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव आयोग को किसी भी चुनावी मंच से, चाहे चंडी पाठ हो, चाहे जय श्री राम के नारे लगाकर वोट मांगने की बात हो, इस पर तुरंत रोक लगाना चाहिए। ये सेकुलरिज्म की भावना के खिलाफ है। लेकिन वोट मांगे जा रहे हैं, चुनाव आयोग निकम्मा बैठा हुआ है, एक बार भी रोकने को तैयार नहीं है। ये बात है। आपने जरूर कहा कि कुरान बांटना, अगर कोई चुनाव से अलग मौसम में कुरान बांटता है या गीता बांटता है या कोई साथ साथ कुछ और भी बांटता है, ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर एक धर्म विशेष की ही चीजों का प्रचार करता है तो उसको हम निश्चित रूप से बायस्ड कहेंगे। अब एक काम कर लेते हैं, तटस्थ नहीं कर सकते। नंदीग्राम को लेकर के इंडिया न्यूज ने बहुत बड़ी तैयारी की है। देश का इकलौता चैनल है जिसने नंदीग्राम के लिए डेटा इंटेलिजेंस सेंटर की तैयारी की हुई है। अब देखें, मैं आपको डेटा इंटेलिजेंस सेंटर लेकर के चल रहा हूं, वहां पर आपको बताता हूं नंदीग्राम का संग्राम क्या कहता है। नंदीग्राम 2 हिस्सों में बटा है, नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2। सबसे पहले नंदीग्राम 1 के बारे में एक जानकारी आप लें। 2 शहरी इलाके आते हैं नंदीग्राम 1 में, 98 ग्रामीण इलाके हैं। कुल वोट हैं 2,07,000, दलित हैं 19%, मुस्लिम हैं 34%। और मेरी एडिटोरियल टीम ने डेटा इंटेलिजेंस सेंटर में जो नंदीग्राम 2 की जानकारी इकट्ठा किया वो देखें आप। 1 शहरी इलाका, 40 ग्रामीण इलाके, कुल वोट 1,23,000, दलित हैं 13%, मुस्लिम हैं 12%। अब आप आगे आपको दिखाते हैं नंदीग्राम का बूथ गणित असल में क्या कहता है और टीएमसी को कितने पोलिंग बूथ पर अलग अलग चुनाव में बढ़त मिली है। 2016 विधानसभा चुनाव में आप चलें तो टीएमसी को बढ़त मिली है 264 पोलिंग बूथ पर। वहीं 2019 में ये बढ़त जो है थोड़ी सी कम हुई और 244 बूथ पर टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन नंदीग्राम का जो बूथ गणित है बीजेपी के लिहाज से क्या कहता है, अब आप ये भी देखें। 2016 में जहां पर किसी भी बूथ पर बीजेपी का खाता नहीं खुला, वहीं 34 बूथ पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आगे रही। और यहीं पर दीदी ये जानती हैं कि यहीं पर जमीनी रणनीति को काम करना बहुत जरूरी है। नंदीग्राम का बूथ गणित लेफ्ट के लिहाज से क्या कहता है, अब आप ये भी देखें। 2016 के चुनाव में 7 पोलिंग बूथ पर लेफ्ट आगे रहा, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से वामपंथी साफ हो गए, हाशिए पर चले गए और एक भी बूथ पर बढ़त नहीं बनाई। अब विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत पर आ जाते हैं। नंदीग्राम 1 का भी प्रतिशत हमने निकाला है, नंदीग्राम 2 का भी निकाला है। ये एक डेटा इंटेलिजेंस सेंटर का जो आंकड़ा है आप देखें। नंदीग्राम 1 तक की जब आप बात करते हैं ना, तो टीएमसी को 2016 के विधानसभा चुनाव में 71.7% वोट मिले थे और बीजेपी को लगभग 5.6% वोट मिले थे। अब नंदीग्राम 2 पर आप आ जाइए, जहां पर टीएमसी को 59.5% वोट मिले, वहीं बीजेपी को मिले लगभग 5.5% के आसपास का वोट शेयर। ये 2016 की बात है। आगे बढ़ते हैं। नंदीग्राम का डेटा इंटेलिजेंस सेंटर अब कुछ और बता रहा है लोकसभा चुनाव का गणित। टीएमसी को नंदीग्राम 1 में मिला लगभग 66% वोट और नंदीग्राम 2 में मिला 57.3% वोट। लेकिन बीजेपी बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ी, जहां पर 27.1% वोट नंदीग्राम 1 में मिला, वहीं नंदीग्राम 2 में बीजेपी को 34% वोट मिला है। और यही ममता बनर्जी के लिए असल में सिरदर्दी का विषय है। फिर से डिबेट को ओपन कर देते हैं, उसके बाद हम बंगाल का आईना दिखाएंगे, नंदीग्राम का आईना भी दिखाएंगे। बहुत बड़ा डेटा आपके सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले अजीत मेंदोला के पास में चलते हैं। अजीत जी, नंदीग्राम में ये शांडिल्य कार्ड, गोत्र कार्ड, जाति कार्ड, ब्राह्मण कार्ड क्या ममता बनर्जी के काम आएगा? राशिद, मैं आपको 30 साल पीछे ले जाना चाहूंगा। 30 साल पहले इसलिए कह रहा हूं मैं कि जब इस देश में मंडल और कमंडल की राजनीति का जन्म हुआ था जी, तो बीजेपी ने मंडल को कमंडल के सहारे पीटा था और बीजेपी ने उस दिन इस देश में कमंडल का बीज रख लिया था, मतलब राम मंदिर का एक ऐसा बीज रख लिया था जिसके लिए वो तैयारी 20-25 साल पहले से कर रही थी। ठीक है। विपक्ष की गलती कहाँ हुई या कांग्रेस की गलती कहाँ हुई कि वो सांप्रदायिक बनाम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को बढ़ाते रहे, मुस्लिम तुष्टीकरण के पीछे भागते रहे। और बीजेपी जानती थी कि इस देश में इतनी जाति, इतने समुदाय रहते हैं, उनको बांधने का एक ही तरीका है, वो है कमंडल या राम मंदिर। और बीजेपी ने उसमें बहुत बारीकी से काम किया और वो उसको आगे बढ़ाती रही। उसका पहला रिजल्ट उत्तर प्रदेश में 2091-92 में मिला, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने,
और बीच में जो 10 साल कांग्रेस रही, उसमें कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को इतना बढ़ा दिया कि आज विपक्ष को अपने जनेऊ दिखाना पड़ रहा है, अपना क्या कहते हैं, अपनी जो है गोत्र बताना पड़ रहा है, आपको मंदिर जाना पड़ रहा है। आज से पहले 2090 से पहले नहीं जाता था कोई मंदिर। इंदिरा गांधी ने जरूर ये दिखाने की कोशिश करी थी कि वो हिंदू है, वो मंदिर जाती थी, रुद्राक्ष की माला पहनती थी, लेकिन उसके बाद के नेताओं ने दरअसल में हुआ ये कि नेताओं को ये उम्मीद नहीं थी कि इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इतनी सारी सीटें जीत के अपने दम पे सरकार बनाएगा, और उसके बाद उसका कार्ड और उसका चेहरा इतना चलेगा कि आपको अपना जनेऊ भी दिखाना पड़ेगा, आपको मंदिर भी जाना पड़ेगा और आपको सारे काम करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष ने खुद अपने लिए बोया भी है। परमिशन से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है, बहुत अच्छी आपकी एनालिसिस है और बड़ी जबरदस्त आपने एनालिसिस की है, लेकिन जो लोग जनेऊ दिखा रहे हैं, जो लोग अपना गोत्र बता रहे हैं, जो लोग धर्म का कार्ड खेल रहे हैं, उनके लिए अब आईना दिखाने वाली रिपोर्ट मैं लेकर के आने जा रहा हूं। संजय जी, आपको भी मैं चाहूंगा कि एक बार आप बहुत ध्यान से देखें और सुने, और अनिला मैम आप भी बहुत ध्यान से देखें और सुने। बंगाल का युद्ध है लेकिन विकास कहीं पर गुम है। डेटा इंटेलिजेंस सेंटर पश्चिम बंगाल का जहां पर है, मैं फिर से एक बार लेकर के चलते हैं, फिर से लेकर के चलेंगे। अब आप देखें, एक एक हमने पैमाना रखा है। गरीबी को हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि गरीबी के मामले में पश्चिम बंगाल कहां पर है। तब आप देखते हैं तो चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। देश में 22% की गरीबी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में गरीबी है 20%। संजय जी देखते रहिए एक एक। अनिला मैम आप भी देखिएगा। अगला प्रति व्यक्ति आय के मामले में जानते हैं आप, बंगाल है 23वें नंबर पर देश में, और पश्चिम बंगाल में अगर इसको चेंज कर सकते हैं हम, गरीबी के बाद फिर हम प्रति व्यक्ति आय की भी बात कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में 23वें नंबर पर है पश्चिम बंगाल। शिक्षा के मामले में 19वें नंबर पर पश्चिम बंगाल। संजय चक्रवर्ती जी, जो लोग गोत्र बता रहे हैं, जो लोग चंडी पाठ कर रहे हैं, जो लोग कलमा पढ़ रहे हैं, उन्हें ये जवाब देना चाहिए ना। गरीबी में चौथे नंबर पर बंगाल, प्रति व्यक्ति आय में 23वें नंबर पर बंगाल, शिक्षा में 19वें नंबर पर बंगाल, बेरोजगारी में 10वें नंबर पर बंगाल। बंगाल का बंटाधार किसने किया? संजय जी देखिए, बंगाल का बंटाधार आपको पता होगा कि लंबे समय तक सीपीएम और कांग्रेस का शासन रहा है, ठीक है ना। वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। 10 साल आपका रहा तो, और यानी 10 साल आपका रहा तो मेरा हम बताने तो दीजिए ना। मैं पिछले हम लोग 10 साल से जो राजनीति हम लोग की चल रही है, जो हम लोगों ने विकास का काम स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से उनका जी 2014 का भी चुनाव जीती, 2016 का भी चुनाव जीती, 2019 का भी चुनाव जीती। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके विकास में मुझे चाहिए शिक्षा, मुझे चाहिए पैसे, मुझे चाहिए रोटी कपड़ा मकान, मुझे चाहिए बिजली सड़क पानी। 19वें नंबर पर शिक्षा में बंगाल है, बेरोजगारी में 10वें नंबर पर बंगाल है। सस्ता खाना, हाँ, अगर कहीं सस्ता खाना मिलता है पूरे एक बार फिर देखें, एक बार फिर देखें, एक बार फिर देखिए आईना, एक बार फिर देखिए आईना। प्रति व्यक्ति आय से हम शुरू करते हैं। गरीबी पर हमने डेटा को छोड़ा था। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बंगाल है 23वें नंबर पर। देश में जो प्रति व्यक्ति आय है 1,26,000 की है, लेकिन बंगाल की है 1,01,000। अगला एजुकेशन के मामले में देखें, संजय भाई देखें, 19वें नंबर पर बंगाल है। देश में 73% साक्षरता दर है, लेकिन पश्चिम बंगाल में है 76% की साक्षरता दर। बेरोजगारी के मामले में 10वें नंबर पर बंगाल है। देश में बेरोजगारी है लगभग 6.25%, वहीं पश्चिम बंगाल में जो बेरोजगारी दर है 6.6% रही है। तो ऐसे में अब क्या बोलेंगे आप संजय जी, अब क्या बोलेंगे? चाइना, अब बोलिए ना, कैसे बोलती हैं ममता बनर्जी? ऐसी सरकार चाइना जो शिक्षा ना दे पाए, ऐसी सरकार चाइना जो प्रति व्यक्ति आय ना दे पाए, ऐसी सरकार चाइना जो रोजगार ना दे पाए, ऐसी सरकार चाइना। क्या बोलेंगे अब आप? ये रिपोर्ट्स आप जो है पिछले 7 साल में आप केंद्र सरकार से ये पूछ सकते हैं कि उन्होंने पूरे देश का विकास क्यों नहीं किया। पूरे देश की आप जो एक तरीके से दिखा रहे हैं, तो 7 साल से भाजपा की सरकार है, 7 साल में उन्होंने पूरे देश में क्या किया, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ और सिर्फ एक काम, केवल है देश को बेचने का काम। कट मनी और टोला मनी जो है सबसे बड़ा काम किसी ने किया है, तो वो भाजपा सरकार ने किया हुआ है। आज पूरा देश को बेच रहे हैं। आज बेरोजगारी की जनसंख्या आप देख रहे हैं पूरे देश में कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आज महंगाई का मुद्दा देखिए, वो कितनी तेजी से बढ़ रही है। आप ये सारी चीजें अब देखिएगा कि आगे आने वाले समय में केवल एक कार्ड चलेगा, वो है केवल हिंदू मुस्लिम जय श्री राम का कार्ड ये खेलेंगे। क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा रहेगा नहीं। कार्ड तो और भी चले, बेच चुके कार्ड तो और भी चले हैं। नंदीग्राम का बयान बाहर देखिए, ये महिलाओं के अंदर, ये महिलाओं के जो है पहनावे में घुसने लगे हैं कि कौन बरमूडा पहनेगा, कौन फटी हुई जीन्स पहनेगा। ये महिलाओं की आजादी पे जो है ये एक तरीके से लगाम लगाने लग गए हैं
कल को ये हमारे थाली में घुसेंगी, हम क्या खाएं, कल को ये हमारे घर में घुसेंगे कि हम घर में क्या रखें क्या ना रखें। इस सारी चीजें एक तरीके से घर में घुसने का काम कर रही है पार्टी। आपने तो डरा दिया, आपने तो बीजेपी से इतना डरा दिया मुझे। हाँ, एक बात और बता दूं, मैं आपको मैं आपसे एक बात बता दूं कि अभी आप लोगों ने पिछले 2 महीने से एक जुमला सुन रहे हैं कि 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, सुन रहे हैं ना? पिछले 2 महीने से एक ही इसका मतलब 131 नहीं हुआ, 130 सब लोग रटा गए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं से कि 130 कार्यकर्ता मारे गए, कितनों को इन्होंने टिकट दिया? एक को भी नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? क्या आपको उनके साथ सहानुभूति नहीं है? क्या आप उनके साथ अपने कभी किसी मंच संजय भाई माफ कीजिएगा, संजय चक्रवर्ती जी माफ कीजिएगा, अगर टिकट दें तभी सहानुभूति है ऐसा मेरा मानना नहीं है। अगर टिकट दें तभी साथ में खड़े हों ऐसा मेरा मानना नहीं है। डराइए नहीं, डराइए नहीं, डर की राजनीति नहीं। अनिला मैम, अनिला जी के पास में चलते हैं, अनिला जी के पास में चलते हैं। अरे रुक जाइए ना संजय भाई, रुक जाइए, आवाज नीचे, 1 मिनट रुक जाइए। मेरा सवाल सुनिए आप, बाकी लोग भी हैं, अभी पैनल में बाकी लोग भी हैं, एक एक करके बोलने दीजिए सभी को। अनिला मैम, ये टीएमसी वाले ये कहते हैं, संजय चक्रवर्ती ये कहते हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो हमारे हाथ से थाली भी छीन लेगी, नंदीग्राम से जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं इन्हें भी हटा दिया जाएगा, आप सभी के घर में घुस जाएंगे, इस तरह की बातें की जा रही हैं। भाई केंद्र सरकार से आज तक मुझे डर नहीं लगा। मैं राशिद हाशमी हूं, मैं यूपी का रहने वाला हूं, पूर्वांचल में पैदा हुआ हूं। यूपी में बीजेपी सरकार से अभी तक मुझे डर नहीं लगता। आज भी यूपी के नोएडा में रहता हूं, मैं नौकरी भी करता हूं, लेकिन आज तक मुझे बीजेपी से डर नहीं लगता। लेकिन टीएमसी वाले जो बंगाल में बीजेपी के नाम का डर फैला रहे हैं, इन्हें क्या जवाब देंगी मैम आप? जी बिल्कुल राशिद जी, मैं यही कहने जा रही थी कि आप और मैं उत्तर प्रदेश से आते हैं और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। किस प्रकार से एक फोबिया लोगों के मन में बैठाना हमेशा से चाहते हैं। ये केवल टीएमसी का खेल नहीं है, हर राजनीतिक दल जो है ये फोबिया फैलाना चाहता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, खासतौर से उत्तर प्रदेश जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पे तो पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों का। पर जैसा कि अभी अभी आपने कहा, उत्तर प्रदेश में आपको कहीं किसी के साथ जाति होते हुए नहीं दिखाई देगी। जब मैंने शुरू में राष्ट्रवाद की बात करी थी कि राष्ट्रवाद हमारे लिए सर्वोपरि है, वो इसीलिए क्योंकि हम संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान ये कहता है कि आपको भेदभाव नहीं करना है, न जाति पे, न धर्म पे, न लिंग पर। परंतु हम क्या देखते हैं, यहाँ पर उसी के आधार पर राजनीति करते हैं और जब हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो ये कहते हैं आप जो है सांप्रदायिकता फैलाते हैं और आप क्या करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। तो ममता बनर्जी को आज जो अपना गोत्र बताने की आवश्यकता पड़ गई, या ये यहाँ पर इनके प्रवक्ता को बैठकर बताने की आवश्यकता पड़ रही है, शायद अनिला मैम मुसलमानों का क्या होगा। और एक चीज और, इन्होंने कपड़ों पर टिप्पणी करी राशिद जी। जी मैम, अपनी बात पूरी कर लें आप। एक बात और, इन्होंने कपड़ों पर टिप्पणी करी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करेंगे कि महिलाएं क्या पहनेंगी और क्या नहीं पहनेंगी। मेरे राजनीतिक दल में तो खिलाड़ी भी हैं, पहलवान भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमारा जो राजनीतिक दल है उसकी मानसिकता इतनी संकुचित है? बिल्कुल भी नहीं है। परंतु जो नाटक नौटंकी करते हैं, इलेक्शन वॉर रूम लेकर के चलिए, मुझे तुरंत इलेक्शन वॉर रूम लेकर के चलिए। ममता बनर्जी को आखिरकार 14 मार्च 2007 याद नहीं आ रहा है, गोत्र याद आ रहा है, बाकी सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन नंदीग्राम किन मायनों में खास हो जाता है 14 साल पहले आपको लेकर के चलते हैं। अजीत जी आप भी देखें, क्योंकि अगला सवाल मेरा प्रेम कुमार जी से होगा। प्रेम कुमार जी आप भी देखें, ये देखें आप, 14 साल 14 मार्च 14 की मौत और नंदीग्राम क्यों है खास? दिसंबर 2006 में नंदीग्राम के लोगों को मिला नोटिस हल्दिया विकास प्राधिकरण की तरफ से था। जमीन का बड़ा हिस्सा जब्त करने का नोटिस मिला, 70,000 लोगों पर घर छूटने का खतरा आ गया। अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई, टीएमसी ने बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया। 14 मार्च 2007 को 14 गांव वालों पर गोली चली। उस वक्त बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार थी। टीएमसी अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन में डटी रही और नतीजा ये रहा कि 2009 लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 19 सीटें जीत ली। 2010 लोकल बॉडी इलेक्शन में टीएमसी और आगे बढ़ गई। 2011 में टीएमसी सत्ता में आ गई, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन 2007 की विरासत नंदीग्राम में, प्रेम कुमार जी, क्या अभी भी ममता बनर्जी के काम आएगी या नंदीग्राम वाले अब नाराज हो चले हैं? नंदीग्राम वालों को यह लगने लगा है 14 साल पुरानी ममता और आज की ममता में फर्क आ गया है। देखिए राशिद जी, संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। संघर्ष से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा जनता से कनेक्ट रहता है, लेकिन इस दौरान जनता ने उनको, ममता बनर्जी को सत्ता पर भी बिठाया है
और 10 साल से वो रही हैं सत्ता में, और दोबारा वो चुन करके आई थी और बड़े बहुमत के साथ आई थी। ठीक है। तो अभी तो ये परीक्षा होनी बाकी है कि जनता का उन पर विश्वास बना हुआ है या खत्म हो गया है, ये तो चुनाव ही तय करेगा। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि हम ये बताएं कि जनता का विश्वास टूट गया है। आप अभी हम लोग जिस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ये अपने आप को गोत्र क्यों बताया, अपना गोत्र क्यों बताया, हम इस बात की डिबेट करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि पत्रकार सम्मेलन अभी करते हुए जब घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी जारी कर रही थी तो अमित शाह जी ने क्या कहा था कि मुझसे मत पूछिएगा कि पैसे कहां से लाऊंगा, मैं बनिया हूं। अरे जब वो खुलकर कहते हैं मैं बनिया हूं, तब तो हम लोग डिबेट नहीं करते, तब तो हम लोग बिल्कुल बात भी नहीं करते, चर्चा तक नहीं होती। लेकिन किसी ने कहा कि मेरा ये गोत्र है। अरे गिरिराज सिंह ने अपने नाम के आगे, आप देखेंगे उनके सोशल मीडिया में शांडिल्य लिखा हुआ होता है, चस्पा किया हुआ होता है कि मैं शांडिल्य हूं। गिरिराज सिंह का भी गोत्र शांडिल्य है, तो ममता बनर्जी का गोत्र आज मालूम पड़ रहा है शांडिल्य है, तो इसमें इतनी हाय तौबा क्यों मच रही है? और आप ये जरूर सवाल उठाएंगे कि ऐसा उनको बोलने की जरूरत क्या पड़ी। इसलिए पड़ी कि लगातार अरे हम पर सोशल मीडिया से पूछे जाते हैं ममता बनर्जी मुसलमान है, आप विश्वास कीजिए मुसलमान है, आपको नहीं पता है, इस तरह से हमारे पास में मैसेज आते हैं। तो जब किसी को मुसलमान बोल करके घोषित किया जाता है, बेगम बोला जाता है, पाकिस्तान से कनेक्ट किया जाता है, इस तरह की राजनीति होती है, तो अगर कोई बताता है कि नहीं मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं गोत्र हूं, मैं बहुसंख्यक समुदाय का हूं, बहुसंख्यक समुदाय के लोगों की ये कर्तव्य है कि वो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे। इस देश का हिंदुस्तान में अगर जहां पर मामाटी मानुष की बात करती हैं, सभी को साथ में लेकर के चलें, इंक्लूसिव जब आप साथ लेकर के चलते हैं ना, जहां पर बात होती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, वहां पर सवाल नहीं उठते हैं। सवाल वहां पर उठते हैं जब आप सिलेक्टिव होकर के, सिलेक्टिव अप्रोच के साथ में अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन हेडलाइन लेने का वक्त आ गया है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि डिबेट के अगले हिस्से में किस तरह से चक्रव्यूह के 7 द्वार में ममता बनर्जी घिर गई हैं, हम दिखाएंगे, आपको बताएंगे, और अजीत मेंदोला जी से सवाल होगा। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। दो चीजें यहां पर दिखानी जरूरी है कि नंदीग्राम के कितने बयान बाढ़ सामने आए हैं, और यह भी बताना जरूरी है कि नंदीग्राम में सत्ता का समीकरण क्या कहता है। और वहीं से आगे मैं अपने सवाल को लेकर के जाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा था ना कि क्या ममता बनर्जी चक्रव्यूह के 7 अलग अलग द्वार में घिर गई हैं, ये सभी द्वार ममता बनर्जी किस तरह से तोड़ेंगी, इस पर मैं सवाल करूं उससे पहले आपको एक बार फिर से डेटा इंटेलिजेंस सेंटर लेकर के चलता हूं, जो नंदीग्राम के लिए हमने स्पेशली तैयार किया है। नंदीग्राम में कितने बयान बाढ़ का इस्तेमाल किया गया, अब आप ये देखें। गोत्र मीर जाफर, गद्दार बेगम बंगाल, चंडीपाठ कलमा जय श्री राम, इतने बयान बाढ़ का इस्तेमाल किया गया है। कभी किसी ने दिया, कभी किसी ने नहीं दिया। लेकिन नंदीग्राम का समीकरण क्या कहता है, क्यों ये कहते हैं कि जिसका नंदीग्राम उसी का रहेगा बंगाल। अब आप ये देखें, नंदीग्राम में कुल वोटर हैं 2,47,000, मुस्लिम वोटर इनमें से हैं 62,000। 2016 में जब शुभेंदु अधिकारी जीत करके आए, जब लेफ्ट के नेता को हराया शुभेंदु अधिकारी ने, तो जो हर जीत का अंतर था 81,000 से भी ज्यादा रहा। और 2021 की जो लड़ाई है, ममता बनाम शुभेंदु अधिकारी बनाम मीनाक्षी मुखर्जी, जो महाजोत की तरफ से चुनावी उम्मीदवार हैं इस बार में। लेकिन अजीत मेंदोला जी के पास में चलते हैं। अजीत जी, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार गियर शिफ्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले कटमनी पर घेरा, फिर उसके बाद चक्रव्यूह का अगला द्वार तैयार किया जब भतीजा यानी पीसी और भाईपो वाला कार्ड खेला, फिर उसके बाद चक्रव्यूह का अगला द्वार तैयार किया जब करप्शन की बात आई, चक्रव्यूह का एक और द्वार तैयार हुआ जब कुल स्कैम की बात आई, चक्रव्यूह का एक और द्वार तैयार हुआ जब तुष्टीकरण की बात आई, और अब जब गोत्र में भी घिर गई हैं ममता, तो क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के बिछाया जो जाल है, ममता इसमें ट्रैप होकर के रह गई हैं? देखिए, बीजेपी तो चुनाव जीतने के लिए जो कहते हैं, जो रणनीति अपनाती है, जो राजनीति करती है, मैं उससे सहमत हूं। क्योंकि अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको हर तरह का आपको अधिकार है कि आप जो चाहे करें, कर सकते हैं। तो बीजेपी सिलसिलेवार एक एक तरीके से जिस तरह से ममता बनर्जी को घेर रही है, ममता बनर्जी उसमें घिर तो गई है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या बीजेपी का ये हिंदुत्व का कार्ड बंगाल में चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि वहां पे लड़ाई, मुझे जो लग रहा है, अब धीरे धीरे ममता बनर्जी कोशिश कर रही है हिंदुत्व के कार्ड को भी साथ लेके चलने की कोशिश कर रही है, कभी गोत्र बता के, कभी मंदिर में जाके,
और साथ ही वो जो व्हील चेयर में घूम रही हैं, एक सहानुभूति, तो वहां पर मुझे कई बार लग रहा है अब धीरे धीरे की लड़ाई सहानुभूति बनाम हिंदुत्व की हो गई है। अब हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी का जो अभी तक देश में चला है और आगे अभी चलेगा, वो अभी हिंदुत्व का कार्ड इस देश में कमजोर नहीं पड़ने वाला है। यही वजह है कि आज राहुल गांधी भी कामाख्या मंदिर में जा रहे हैं और अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि ममता बनर्जी को लेकर सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें आती हैं। तो मेरा सवाल यही है कि क्या विपक्ष को आज 50 साल की राजनीति में ये कभी नहीं लगा कि दीपावली का भी एक आयोजन होना चाहिए, किसी हिंदू धर्म की राज को लेकर भी कोई कार्यक्रम होना चाहिए? इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे देश का मुस्लिम जो है वो कभी भी किसी लालच में नहीं फंसता। कामाख्या मंदिर की तस्वीरें राहुल गांधी की आ रही हैं। अजीत जी, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि कामाख्या मंदिर की ये तस्वीरें हैं और राहुल गांधी को आप देखें कि कामाख्या मंदिर से असम में चुनावी आगाज कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी को ये भी बहुत अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बदरुद्दीन अजमल के नाम पर घेरा है असम में, और कामाख्या मंदिर पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। ये तो एक खबर हो गई, लेकिन वापस से बंगाल पर आते हैं। व्हीलचेयर की भी बात हुई है। व्हीलचेयर को लेकर के एक हमारे पास में ब्रेकिंग न्यूज है, एक बड़ी खबर है। नंदीग्राम में 20 दिन के बाद में ममता बनर्जी व्हीलचेयर छोड़ करके उठ खड़ी हुई। राष्ट्रगान चल रहा था, नंदीग्राम में राष्ट्रगान के लिए खड़ी हो गई ममता बनर्जी। 20 दिन के बाद व्हीलचेयर से उठी है ममता, कुछ लोगों के सपोर्ट से खड़ी हुई, राष्ट्रगान गाया। 10 मार्च को नॉमिनेशन के बाद पैर में चोट लगी थी। तस्वीरें आप देखें, ममता बनर्जी जब व्हीलचेयर से उठी 20 दिन के बाद, जब राष्ट्रगान चल रहा था, कुछ लोगों ने यह कहा कि आपको खड़ा होना चाहिए, हालांकि उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। 20 दिन यानी जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया है 10 मार्च के दिन, तभी से ममता बनर्जी को चोट लगी है, व्हीलचेयर पर है। बीजेपी का यह कहना है कि सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने की है। नंदीग्राम में पिछले 4 दिन से ममता बनर्जी हैं, उन्होंने डेरा जमाया है, लेकिन 20 दिन के बाद कैसे व्हीलचेयर छोड़ करके ममता बनर्जी उठ खड़ी हुई है, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। संजय जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। संजय जी, अभी तक व्हीलचेयर पर ममता थी, तब ये कहा जा रहा था कि ममता फाइटर हैं और सहानुभूति वोट बटोर लेंगी। 20 दिन के बाद अब ठीक हो गई होंगी, बेहतर हो गई होंगी, रिकवर कर गई होंगी। ममता बनर्जी 20 दिन के बाद व्हीलचेयर छोड़ करके उठ गई हैं, क्या ये भी टीएमसी के काम आएगा? ताजो की बात है, अगर ना उठती तो भी आप कहते हैं कि राष्ट्रगान का अपमान किया, उठ गई तो नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने खबर दिखाई है। मैंने दुखती रख पे हाथ थोड़ी रख दिया है, मैंने खबर ही तो दिखाई है। बंगला में एक कहावत है, जो तो दोष नंद दोष, मतलब जो भी कुछ होगा वो सब ममता बनर्जी, टीएमसी, सब कुछ जो है माइनस पॉइंट है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में कहीं भी कहीं झगड़ा हो जाता है तो वो टीएमसी कराती है। आज कहीं भी देश में मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि ममता बनर्जी व्हीलचेयर से उठ खड़ी हुई, कितनी अच्छी बात है, रिकवरी हो गई उनकी, कितनी अच्छी बात है। जब देखभाल है कि आपको पता है कि 21 दिन का प्लास्टर चढ़ता है, तो 21 दिन का 20वां दिन है, 21 दिन के अंदर उनको काफी कोई रिलैक्स मिला होगा, तभी वो खड़ी हुई है। ये कोई न्यूज नहीं है। हाँ, अगर वो राष्ट्रगान के समय बैठी रहती तो एक ब्रेकिंग न्यूज जरूर बनता कि वो राष्ट्रगान का अपमान किया, लेकिन उन्होंने राष्ट्रगान अगर पश्चिम बंगाल में 10 साल तक शासन करने वाली मुख्यमंत्री, 10 साल तक शासन करने वाली मुख्यमंत्री चुनाव बीच में है, उनका अगर पैर फ्रैक्चर हो जाता है, हमने खबर दिखाई, ये न्यूज है, अगर वो रिकवर कर जाती हैं, लोगों के सपोर्ट से खड़ी हो जाती हैं, हमारे लिए खबर है, हम बिल्कुल दिखाएंगे। लेकिन अनिला जी, पश्चिम बंगाल पहुंच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुआएं की थी, प्रार्थना की थी कि जल्दी उनकी प्रार्थना यह है, और साथ ही साथ यह कि ममता बनर्जी जल्दी ठीक हो जाएं, इस तरह की उनकी ख्वाहिश है। प्रभु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत जल्दी सुन ली। जी, देखिए, जब आप ये खबर दिखा रहे थे, कल भी देखी थी मैंने, मुझे हंसी आ रही थी। हंसी क्यों इसलिए आ रही थी कि भाई कितना कवर अप करेंगी। हाँ, अभी तो मंदिर मंदिर जा रही हैं, चंडी पाठ पढ़ रही हैं, और अब इनको लगा कि भाई अब मैं हिंदुत्व के मसले पे घिर गई थी तो थोड़ा बहुत मैं बताऊंगी मेरी गोत्र क्या है, मैं मंदिर मंदिर जाऊंगी, चंडी पाठ पढ़ूंगी। फिर मैं घिर गई हूँ राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, तो कैसे दिखाएं, बेचारी लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई हैं, दो लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, उनको सहारा दे रहे हैं। ये क्या है? ये फोटो ऑफ है। आप दिखाना चाह रही हैं कि भाई नहीं, मैं भी विश्वास रखती हूँ राष्ट्रवादिता में, नहीं मैं भी हिंदुत्व में विश्वास रखती हूँ। आप क्या है, आप डिफेंसिव प्ले कर रही हैं। डिफेंसिव आदमी कब होता है? जब गलती पर होता है। आपने लगातार गलती की है, 10 साल लगातार गलती की है, अब उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हम जो थे वो हैं और वही रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है, हम नहीं बदलते हैं। और चाहे हमारे ऊपर कोई कुछ भी कहता रहे, आरोप लगाते रहे, हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसी पर बने हुए हैं। आज हम लोग इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में बिलीव करते हैं, तो हम करते हैं एक आत्म मानववाद।
जो हमारी थ्योरी है उस पर विश्वास करते हैं तो करते हैं, परंतु इनको ये सब चीजें करनी। अच्छा, एक चीज और बताओ राशिद जी, आप देखिएगा, नोटिस करिएगा, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा ना, जब आखिरी फेज की तरफ हम पहुंचेंगे, 5वें 6ठे फेज की तरफ, यही ममता बनर्जी, जो ये हो सकता है, मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, आप देखिएगा ऐसा ना हो कि ये बैसाखी लेकर लंगड़ा लंगड़ा कर मंच पर चढ़े और दिखाएं, देखो मेरी क्या हालत होगी, मैं बेचारी इस हालत में पूरा कैंपेनिंग कर रही हूँ, ये लोग मुझे किस प्रकार संजय जी से समझ में नहीं आ रहा है। मैम ठीक है, संजय जी समझ में नहीं आ रहा है। संजय भाई मेरा सवाल पहले होगा। संजय जी मेरा सवाल पहले, आवाज एक मिनट रुकिएगा, मेरा सवाल पहले। वो ममता बनर्जी जो फाइटर रही, वो ममता बनर्जी जिन्होंने जेपी के वक्त से लेकर के एनडीए में रहने तक, यूपी में भी मंत्री रहने से लेकर के 10 साल मुख्यमंत्री रहने तक जो जिद्दी रही, जो फाइटर रही, जो असर्टिव रही, जो अग्रेसिव रही, अपने आक्रामक तेवर की वजह से जानी गई, आज की तारीख में इतना विक्टिम कार्ड खेलने पर क्यों लगी हुई है? विक्टिम कार्ड भी ऐसा वैसा नहीं। चलिए ठीक है, मैं व्हीलचेयर को हटा भी देता हूं एक बार के लिए, मैं व्हीलचेयर की बात ही नहीं कर रहा, मेरी सहानुभूति है, उन्हें जल्दी बेहतर होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। लेकिन एक बात यह बताइए, कैसा विक्टिम कार्ड कि बीजेपी यूपी से गुंडे ला रही है, बिहार से गुंडे ला रही है, और देखिएगा एक और महिला की हत्या करवा देंगे बीजेपी वाले और कहेंगे कि टीएमसी ने हत्या करवा दी। ये कौन सी बात होती है? अरे बंगाल आपका है, मुख्यमंत्री आप हैं, आपके राज्य में कोई आकर के अगर गुंडे लेकर के आ रहा है तो फिर आपके पास अधिकार नहीं है क्या? इतनी कमजोर क्यों? चुनाव आयोग के पास इसमें अधिकार सारा होता है, चुनाव आयोग के पास। और मैं सबसे बड़ी चीज अनिला जी से बात करना चाहता हूँ, एक महिला होकर एक महिला के लिए आप इतना अपमानजनक शब्द कैसे बोल सकती हैं आप कि वो बैसाखी से चढ़ेंगे? अरे आपके पास जुदाओं जितने के लिए औरतें सारा नहीं रहेगा क्या? आपके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा? आप इस तरीके से एक महिला के लिए ही बात करेंगे? ये आप लेके चाल चरित्र चलन का एक सबसे बड़ा उदाहरण सामने आ गया कि आप लोग क्या क्या सोचते हैं एक महिला के लिए। आप खुद महिला होकर के आप इतना बुरा सोच रही हैं उनके बारे में। एक मुख्यमंत्री आकर के बोलता है कि वो फटी हुई जीन्स के बारे में बात करता है, एक प्रदेश अध्यक्ष इसके बारे में बताते हैं कि उसको बरमूडा पहनना चाहिए, आप बता रहे हो कि जो है उनको बैसाखी के सहारे आना पड़ेगा। मतलब आप लोगों की सोच कहाँ चली जा रही है? आप एक महिला को हराने के लिए आप लोग साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति को अपनाने की कोशिश करें। कितना सहानुभूति पटाने की कोशिश करेंगे हिंदुत्व कार्ड खेल करके? कितना अभी तक कितने आप लोग कितना नीचे गिरेंगे? कितने हद तक आप लोग जाएंगे? इस तरीके से आप लोग को ऐसे बोलना चाहिए। 7 मार्च को जब प्रधानमंत्री पहली बार गए थे तभी उन्होंने कहा था स्कूटर से अगर गिर गई तो उस राज्य को कोसेंगी, इस तरफ गिर गई तो इस राज्य को कोसेंगी। ये कैसी भाषा है? आप चुनाव लड़ने आए हैं या ऐसे इस तरीके से अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे? आप लोगों को कम से कम विकास के बारे में बात करना चाहिए। मैं 7 साल के अंदर आपने बंगाल के लिए 5 ऐसे क्या काम किए हैं आपको बताना चाहिए। आपने किसानों के लिए आपने जो 3 पुराने कानून लाए हैं, आप एक बार किसानों के नाम पे वोट मांग करके देखिए। आप वोट मांग नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि किसान आपको वोट नहीं देंगे। आप जितने भी केवल एक ही मुद्दा उठा के आती है, जय श्री राम हिंदू मुस्लिम, जय श्री राम हिंदू मुस्लिम। आपके जो 5 लाख आईटी सेल के कार्यकर्ता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का चरित्र हरण करते हैं। और अब तो खुलेआम आप लोग के नेता भी चरित्र हरण करने में उतर के आ गए हैं। सिर्फ और सिर्फ चरित्र का हरण करना और लोगों को इल्जाम लगाना, वहां से निकल पड़ना। आपको अच्छी तरीके से याद है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री प्रेम जी से सवाल करना बहुत जरूरी है। मैम आप जवाब दीजिएगा, लेकिन प्रेम जी को भी बीच में लाना बहुत जरूरी है। प्रेम जी, अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव हिंदू मुसलमान हो गया है तो क्या यह माना जाए कि महाजोत एकदम हाशिए पर है? क्या यह माना जाए कि कांग्रेस लेफ्ट, फुरपुरा शरीफ, अब्बास सिद्दीकी, इनका जो महाजोत है ये कहीं पर भी लड़ाई में नहीं है? देखिए राशिद जी, हिंदू मुसलमान चुनाव हो गया है ये तो माना ही नहीं जा सकता। आज भी ममता बनर्जी के पास में 211 सीटें, सबसे ज्यादा हिंदुओं का वोट ममता बनर्जी के पास है। ये हिंदू मुसलमान वोट तो ये फैलाया जा रहा है भ्रम कि हिंदू मुसलमान हो गया है। आप देखेंगे जब चुनाव नतीजे आएंगे तो हिंदू और मुसलमान के आधार पर मतदाता वोट न किया है हिंदुस्तान में, न करेगा। अगर हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट करना होता तो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को राष्ट्रवाद का सहारा पुलवामा के नाम पर वोट मांगना नहीं पड़ता, हिंदुओं के नाम पर ही वोट मांग रहे होते। इस चुनाव में भी हिंदू मुसलमान नहीं है। ये सब मीडिया का भ्रम जाल फैलाया जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान, तब तो कागज पर ही वोट हो जाए। हिंदू जिनकी बहुसंख्यक है उनका प्रतिनिधित्व जो करेगा वो जीतेगा। ऐसे हिंदुस्तान में वोट नहीं पड़ता है, ये वोटिंग पैटर्न नहीं है। चाहे जो भी जीतेगा उसको सभी धर्म के लोगों का वोट मिलेगा तभी वो जीतेगा। ये हिंदुस्तान है, यही यहाँ की परंपरा रही है।
आपने ये कह तो दिया कि लोकसभा के वक्त में भी पुलवामा याद आया था और उस वक्त भी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन अजीत मेंदोला जी, क्या वाकई में बंगाल का जो चुनाव है पोलराइज नहीं हुआ है? नहीं, पूरी तरीके से देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी यही है और बीजेपी जानती है कि हम चुनाव तभी जीतेंगे जब ये पूरी तरीके से जो पोलराइजेशन का जो राजनीति है वो पूरे वहां पे बंगाल में होगी, क्योंकि बंगाल से जो मुसलमान आए हैं या इधर उधर से जो मुसलमान वहां पर आए हैं बाहरी जो हैं वो एक बड़ा मुद्दा बन चुके हैं बंगाल में। और बीजेपी उसी मुद्दे को धीरे धीरे जो आज बीजेपी ने हिंदुत्व के कार्ड को पूरी तरीके से ओपन कर दिया है, इससे बीजेपी भी जानती है कि हमारे पास जीतने के लिए केवल एक ही जरिया है, वो हिंदुत्व का कार्ड है, वो राम का कार्ड है। अगर हिंदुत्व राम अगर बंगाल में नहीं चला इस बार तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएंगी। उधर ममता बनर्जी जानती है कि ये उनके लिए अंतिम राजनीतिक पारी है, ये चुनाव उनको कैसे भी जीतना है, तो उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व का कार्ड का पहला वो तो एक तो जो वो बिचारी बनने की, अभी मैं सुन रहा था जो टीएमसी के प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि ये महिला को लेकर आप तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, राजनीति में साम दाम दंड तो ममता बनर्जी भी उतर आई हैं, उन्होंने व्हील चेयर का वो सहारा ले रही हैं, कैसे उनको चोट लगी वो भी जानती हैं कि अगर मैं एक बार बिचारी बन गई तो वो चुनाव जीत जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारे देश में जो बिचारा शब्द है, ये बिचारी की वाली जो राजनीति है वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी दिखाया। उन्होंने वो बेचारे बन गए थे जब वो उनकी 50 दिन सरकार चली, उसके बाद वो बेचारे बन के जमीन में आए, बात ये तो जरूर जी ठीक है। अनिला मैम, एक चीज तो आपसे पूछनी ही पड़ेगी, ममता बनर्जी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी में अभी तक पॉलिटिकल करेज नहीं आया कि सीएम फेस के तौर पर किसी को आगे बढ़ाया जाए। ममता के मुकाबले प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा है, ममता के मुकाबले गृह मंत्री को दिखाया जा रहा है, ममता के मुकाबले जेपी नड्डा को दिखाया गया, शुभेंदु अधिकारी को दिखाया गया, बड़े बड़े बीजेपी नेताओं को ला करके खड़ा किया गया, लेकिन अभी तक आप ये कहीं नहीं पा रहे। देखिए, ममता अगर सीएम फेस है, हमारे पास में सीएम फेस ही है। अंतिम सवाल है आपसे। राशिद जी उत्तर प्रदेश से आते हैं ना, मैं भी उत्तर प्रदेश की हूँ। 2017 में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा हमने सामने रखा था? नहीं रखा था। हाँ, अब भारी मतों से जीत कर आए और उसके बाद हमने अपना मुख्यमंत्री बनाया। और जब उनका नाम आया तो सब लोग बहुत अचंभित थे कि अरे इनको मुख्यमंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी है, जरूरी नहीं है कि हम अपने मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से बताकर रखें कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक परिवारवाद, व्यक्तिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। और एक चीज और, जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगी टीएमसी के प्रवक्ता बंधु को कि साहब, राजनीति में नेता जो है वो पुरुष और महिला नहीं, वो नेता है, ठीक है। बात विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करें। बहुत अच्छी बात कही आपने, मतलब जो है आपने तो लिंक ही अनिला जी, संजय चक्रवर्ती जी, प्रेम जी, अजीत मेंदोला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी डिबेट में अपना बेशकीमती समय देने के लिए। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, अब से लगभग 20 घंटे के बाद नंदीग्राम में पहला वोट पड़ेगा। नंदीग्राम एक ऐसा पॉलिटिकल इंडिकेटर जिसके बारे में ये कहा जाता है, नंदीग्राम जिसने जीता बंगाल उसका होता है, लेकिन नंदीग्राम में जितने भी कार्ड खेले गए हैं इसका फैसला जनता करेगी ठीक 20 घंटे के बाद। नंदीग्राम से जुड़ी हुई हर एक खबर, हर एक अपडेट, ताजा तस्वीर, पहली खबर सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। एक ब्रेक।